मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें हम लोगों ने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट था वो लिया था। उसके अंदर हम लोगों ने एक माइंड में सेट किया हुआ था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोसिस एक फिनोमिनन है जिसमें सॉल्वेंट खुद के हायर कॉन्सेंट्रेशन से खुद के लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस का जो सॉल्वेंट है वो कहाँ पे मूव करेगा, तो सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो सॉल्यूशंस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसमें वो मोमेंटम दिखाएगा, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस तक जाएगा। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, कन्फ्यूजन्स ना हो इसके लिए आपको माइंड में सेट करके रखना है। वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट आपको बायोलॉजी में भी यूटिलाइज होने वाला है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग किसको बोलेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसको बोलेंगे कि जो ऑस्मोसिस की जो फिनोमिनन है उसको जस्ट स्टॉप करेगा, यानी वो इक्विलिब्रियम में लाके खड़ा कर देगा। यानी ऑस्मोसिस से जो मोमेंटम हो रहा है वो और सॉल्यूशंस अपने अंदर वो नहीं आ रहा है, यानी सॉल्वेंट जो सॉल्यूशंस की ओर जा रहा है और सॉल्यूशंस अभी सॉल्वेंट को रोक रहा है, उस बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द मिनिमम प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर. So today we will discuss the another point of our osmosis, that is the reverse osmosis and the water purifications. तो ये वाला टॉपिक बहुत छोटा है और उसके बाद हम लोग सिंपली हमारे जो इंडेक्स क्वेश्चन है 2.9 से 2.12 उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. तो सॉल्यूशंस में हम लोग आज कौन सा टॉपिक देखेंगे, तो हम लोग आज देखेंगे reverse osmosis and water purifications as well as the in-text question 2.9 to 2.12. So before starting this, just go through this figure. ये मान के चलो हमारे यहाँ पे जो रेगुलर घर पे जो हमारा आरओ वाटर सिस्टम है वो हम यूज कर रहे हैं. यूजुअली जब हम ऑस्मोसिस की फिनोमिनन को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं जो फ्रेश वाटर है, यानी ये हमारा सॉल्वेंट है, वो सॉल्यूशंस की ओर जाएगा ऐसे थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और ये जो प्रेशर है, ये जो पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या करेगा, यहाँ से वो नीचे की ओर आएगा, यानी वो क्या करेगा, सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर की ओर डालेगा. यानी ये जब तक इक्विलिब्रियम में रहेंगे तब तक ये वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, या फिर फिनोमिनन स्टॉप हो जाएगा. अभी हमको कहाँ पे फोकस करना है, हमको ये वाले चीज पे फोकस करना है. हमें क्या कहा गया है, जो प्रेशर है वो ज्यादा है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा करेंगे, प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमें क्या मिलेगा, तो वो हमें प्यूरिफिकेशन यानी रिवर्स कंडीशंस में हमारा जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा. यानी इस वाली कंडीशंस में हम लोग क्या सेट करेंगे या फिर हम लोग क्या माइंड में रखेंगे, जब ये वाला जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो वो बढ़ने से क्या होगा, तो ये जो वाटर है वो वाटर के आउटलेट को बढ़ा देगा. यानी जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी जो फ्रेश वाटर सॉल्यूशंस के अंदर जा रहा है उसको जब स्टॉप करेगा, वो जो फिनोमिनन है उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा और प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशंस को फ्रेश वाटर की ओर डालेगा, यानी हमें प्योरेस्ट वाटर मिलने वाला है. यही जो कंडीशंस है, यही जो फिनोमिनन है वो हमारे घर पे जो यूजुअली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ वाटर सिस्टम में. So let's have a discussion of a reverse osmosis as well as the water purifications. So the direction of a osmosis can be reversed if a pressure is larger than the osmotic pressure. तो यहाँ पे larger वाला जो concept है वो हमें mind में रखना है.
तो ऑस्मोसिस की जो घटना है, जो फिनोमिना है, वो रिवर्स कब होगी? तो जब उसके ऊपर जो लगता है प्रेशर वो हम बढ़ा देंगे तो वो हमें रिवर्स ऑस्मोसिस बनाएगा. So that is, now the pure water or pure solvent flows out of the solutions through the semi-permeable membrane. तो अब तक क्या हो रहा था, जो फ्रेश वाटर या प्योर सॉल्वेंट था वो सॉल्यूशंस के अंदर जा रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशंस के ऊपर प्रेशर को बहुत बढ़ा दिया, यानी सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्वेंट था वो अभी बाहर निकल रहा है. So this phenomenon is termed as the reverse osmosis and is a great practical utility. So osmosis is used in a desalinations of a water. So recently this project has been done in our India when इसराइल के प्रधानमंत्री जब हमारे यहाँ पे आए थे तब मुख्य मोदी जी की जो तस्वीर थी उसके साथ उन लोगों का जो सी पे फोटो था उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस की घटना को दिखाया गया है. सो स्कीमेटिक डायग्राम व्हाट वी हैव डिस्कस इज गिवन हियर. सो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा उसमें हमें क्या बोला गया है. So when a pressure is more than that of the osmotic pressure is applied, the pure water is squeezed out of a seawater through the semi-permeable membrane. A variety of a polymer membrane are available for this purpose, and this purpose requires for the reverse osmosis is quite high, and a workable porous membrane is a film or of a cellulose acetate which are placed over a suitable support. So cellulose acetate is permeable to the water but impermeable to the impurities and the ions present in the seawater. So these days, many countries use the desalination plants to meet their potable water requirement. So ये वाले टॉपिक में हम लोग कौन से टॉपिक को फोकस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोसिस की जो हमारी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हम रिवर्स कैसे कर पाएंगे. तो अप्लाइंग अ लार्जर प्रेशर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाली जो कंडीशन है तो उससे हमें रिवर्स कंडीशंस मिलेगी. तो उससे क्या होगा, दैट प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट फ्रॉम द सॉल्यूशंस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड सच कंडीशन इज टर्म्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस. Usually we are use this phenomenon for the desalinations of our sea water. So in that conditions, what we discussed the pressure is more than that of the osmotic pressure, that is the prime conditions, and that is why the pure water is squeezed out through the semi-permeable membrane, and for that we have a variety of polymer membrane are available. So pressure requirement for this reverse osmosis is quite high, and that is why a workable porous membrane is a film of cellulose acetate which are placed over a suitable support. So this cellulose acetate is permeable to the water. So this is permeable to the water but impermeable to the impurities as well as the ions present in the seawater, and that is why we are using the cellulose acetate membrane for the reverse osmosis technique. So ultimately what we need to keep in mind, the minimum pressure which stops the osmosis, यानी solvent के flow को जो stop करता है उसको हम osmosis कहेंगे. उससे ज़्यादा वाला जो pressure हमने लिया उससे हमें क्या phenomenon मिलेगी, reverse osmosis. Osmosis में water solutions की ओर जा रहा है, reverse osmosis में solutions के अंदर जो water है वो बाहर निकल रहा है. ये वाली घटना है, यानी वो completely reverse to the osmosis. So ये वाला हमारा पॉइंट था रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशंस. नाउ वी विल मूव ऑन आवर in-text question that is given in our book. So moving on the first in-text question, that is 2.9. So what is given to us in that particular questions? So we have given that the vapor pressure of a pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. Now we are adding the 50 gram of urea which is dissolved in 850 gram of water. So what we need to do, we need to calculate the vapor pressure of water for this solutions as well as its relative lowering. So ये वाली चीज हमें यहाँ पे फाइंड करके चलना है. तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पे P0A 23.8 mmHg यानी
प्योर वाटर का प्रेशर हमें दिया गया है। फिर वाटर हमने कितना लिया, तो W1 हमने लिया 850, हम लोगों ने माइंड में सेट रखा है, जब 1 आएगा तो सॉल्वेंट होगा और 2 आएगा तो सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे 1 हमारा वाटर है यानी सॉल्वेंट है तो वो 850 है, W2 हमारा यूरिया है, उसका ग्राम हमारे पास 50 है। तो उसके मॉलिक्यूलर वेट भी हमको पता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 और यूरिया का कितना है 60 है। तो ये हमारे गिवन डेटा हो गए। तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो first of all we will apply the Raoult's law. So what is Raoult's law given? Raoult's law we have. So the Raoult's law is nothing but the P1 naught minus P1 upon P1 naught is equal to x2 or that is equal to n2 upon n1 plus n2. अभी मोल की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग मोल को हम लिखते हैं मास बाय मोलर मास। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज W अपॉन कैपिटल M। सो ये हमारी फॉर्मूला है। तो ये चीज हमको पता है और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो मोल की जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर रख देंगे, यानी N2 की जगह पे रखेंगे W2/M2, N1 की जगह पे रखेंगे W1/M1 और N2 की जगह पे फिर से रखेंगे W2/M2। So we will get this type of a formula. So P1 naught minus P1 upon P1 naught that is equal to W2/M2 upon W1/M1 plus W2/M2. Now we will put the formula figure or the value in that particular formula. So what is P1 naught given to us? That is the 23.8 minus P1 upon 23.8 divide by, or sorry, is equal to W2/M2। W2 क्या दिया गया है 50 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 60 यानी यूरिया का मास है। उसी तरह से W1 यानी वाटर हमें कितना दिया गया है 850 डिवाइड बाई 18 प्लस अगेन यूरिया के मोल 50/60। तो हमें क्या मिलेगा 50/60 करेंगे तो 0.83, 850/18 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 47.22 प्लस 0.83। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये वाला सॉल्व करने से हमें मिलेगा 0.0173। तो अभी आगे का हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो आगे का सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 23.8 माइनस P1 that is equal to 0.0173 into 23.8 ऐसा करेंगे। सो उससे हमें क्या मिलेगा माइनस P1 दैट इज इक्वल टू, अभी ये आंसर हमारा कितना आएगा, ये आंसर हमारा कितना आएगा 0.0173 into 23.8। सो वी विल गेट 0.41174, ये वाला हमारा आ गया। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे माइनस 23.8 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस 23.8। सो इससे हमारा आंसर आएगा माइनस P1 दैट इज इक्वल टू माइनस 23.388। So that is why we can write a P1 that is equal to 23.4 of mmHg। So ये वाला हमारा सॉल्यूशन रहा। तो इससे हम लोग सिंपली वर्कआउट कर पाएंगे। तो ये हमने देखा कि ये आंसर हमें, इससे हम लोग आगे ये वाला स्टेप्स करेंगे और हमारा आंसर अभी क्या आएगा, दैट इज P1 is equal to 23.4 mmHg हमें मिलेगा। So this is all regarding the in-text question number 2.9. Now we will move on the next in-text question, that is 2.10. So 2.10 that is given to us, what is in that particular question,
So boiling point of water at 750 mmHg is 99.83. सो यहाँ पे आपको एक चीज फोकस करनी है। क्या आपको फोकस करना है? इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको इसका मतलब ये पता होना चाहिए कि मेरे पास प्योर वाटर जब बोलेंगे दैट वुड बी एट 760 mmHg होगा, और उसके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 373 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। यानी यहाँ पे आपको क्या बोला है? एट 750 mmHg बोला है। सो आपको क्या दिया गया है? आपको सॉल्यूशंस दिया गया है। सो सॉल्यूशंस के लिए आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका कितना हो गया? आपका हो जाएगा ये 273 पॉइंट, और 273 प्लस 99.63, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 372.63। इतने केल्विन आपको मिलने वाले हैं। ये वाला सेगमेंट्स आपका यहाँ पे बनेगा। फिर हम लोगों को क्या बोला गया है? हम लोगों को यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट दिया है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड to the 500 gram of water such that it boils at 100 degrees Celsius, and we have given the molar elevation constant, that is Kb is given for the water is 0.52 Kelvin kilogram per mole। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया उस हिसाब से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे। तो सॉल्वेंट हमारा क्या हुआ? 100 प्लस 273 दैट इज 373 माइनस 99.63 प्लस 273। सो उसका जो डिफरेंस होगा वो हमें कितना मिलेगा? 0.37 हमारा डेल्टा टीबी वैल्यू। फिर हमें और क्या दिया गया है? तो हमें यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ वाटर दैट इज W1 500 ग्राम। फिर सुक्रोज बोला गया है, यानी सॉल्यूट जो है उसका मोलिकुलर मास 342 है, और हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ सुक्रोज, और यहाँ पे हमें Kb की वैल्यू भी दी गई है दैट इज 0.52। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगी? हमारे पास फॉर्मूला आएगी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू एम, और वी हैव अ वैल्यू दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे टीबी होना चाहिए। सो टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हम लोगों ने क्या किया? तो हम लोगों ने W2 को सब्जेक्ट बनाया, यानी डेल्टा टीबी इंटू M2 इंटू W1। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? तो हम लोगों ने ये वाले जो है उसको ऊपर ले लिए, और ये वाले जो है उसको हम लोगों ने नीचे ले लिया। सो W2 इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इंटू M2 इंटू W1 डिवाइड बाई Kb इंटू 1000। अभी डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारे पास क्या है? दैट इज 0.37, दिस वन 0.37। M2 यानी मास मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज दैट इज 342, W1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 500 divided by Kb is given to us that is 0.52 and 1000। So if we do have a calculator and you can have that particular calculations, that is 0.37 into 342 into 500 divided by 0.52 divided by 1000। So you will get a answer of 121.7।
So exactly you will get the 121.67, that is approximately, or rounding up, it is 121.7. So the mass which is required for the boiling of that particular water. So hence 121.67 or a 7 gram of sucrose is to be added for the particular part. So यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा टी बी वाली, उसी को हमें फॉर्मुलेट करना है. यहाँ पे माइंड में क्या सेट करके रखना है, दैट इज द फाइंडिंग आउट the elevation of a boiling point. This point is very crucial to have the understanding part and all. After that finding of a delta TB, you can have a formula and you will get your answer very easily. Now moving on a next questions, that is index question 2.11. So here also we have given the such part, that is the mass of ascorbic acid having the formula C6H8O6 is to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5, and Kf is given, that is 3.9 Kelvin kilogram per mole. So we need to find out the mass of ascorbic acid, that is the W2 we require to find out. So let's see what is given to us. So first of all, mass of acetic acid is 75, that is our W1, that is the solvent. Molar mass of ascorbic acid on the basis of given formula we can calculate, it is 176. The difference given to us, or the lowering the melting point, that is 1.5, that is TF is given, delta TF, that is 1.5. So now it is easy to understood. Delta TF is given, KF is given, and mass has to be finding out. So we will put the formula, this one, delta TF is equal to KF into W2 into 1000 upon M2 into W1. Now put the value and you will get your answer very easily. So first of all, you can make the W2 as a subject. So delta TF into M2 into W1 divided by KF into 1000. So delta TF is 1.5 into 176, that is the molecular mass of solute, into 75 divided by 3.9 into 1000. So what you will get, you will get 1.5 into 176 into 75 divide by 3.9 divide by 1000. So you will get 5.076. So that is approximately 5.08 gram we have. So ultimately by putting the such simplest formula we can calculate and we will get the answer very easily. So 5.08 gram of ascorbic acid is to be required for the particular segments. So moving on the next question, that is 2.12. So in that questions we have already we have given calculate the osmotic pressure, यानी हमें पाई को find out करना है in a Pascal. So make it very clear, your unit would be a Pascal, exerted by the solutions preparing by dissolving 1 gram of polymer. So यहाँ पे हमारा जो polymer है वो solute है, having the molar mass of 185,000 in 450 ml of water at 37 degrees Celsius. So हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की जो डेफिनेशन है या फिर हमारी फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाई एम बी, और वी विल हैव पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाई बी. So by using a such formula, we will go particular, or we will solve that particular formula. So first of all, what is given to us? So we have given the volume of a water is 450 ml. So that should be converted into 0.45 liter. So keep in mind, whenever you are performing the questions of osmotic pressure, you have to convert your volume into a liter. This is the main point that you need to keep in mind for every questions of a osmotic pressure related to the osmotic pressure. Now the temperature is given, that is 37, and that should be converted into the Kelvin, that is 310 Kelvin. Now number of moles of a solute का मास हमारे पास 1 है और उसका मोलर मास 185,000 है, तो हम लोग मोल की डेफिनेशन 1 upon 185,000 करेंगे. Now the formula, that is osmotic pressure, is nothing but N by V RT. So what is N? That is 1 upon 185,000. What is V? 1 upon 0.45. What is R? So for that, just recall your chapter, what you have studied in a 11th.
सो यहाँ पे n हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा n है 1/185,000 मोल इनटू वॉल्यूम क्या है हमारे पास 0.45 लीटर और वो डिवाइड में है, सो 1/0.45। आर की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 8.314 इंटू 10 पावर 3 पास्कल। सो मेक इट क्लियर, यहाँ पे पास्कल है, सो मल्टीप्लाई विथ द 10 पावर 3 लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड द टेम्परेचर दैट इज 310 केल्विन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे ये केल्विन इनवर्स है, ये केल्विन इनवर्स और ये केल्विन खत्म हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे लीटर है, तो वो लीटर खत्म हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास मोल का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से वो निकल जाएगा और यहाँ पे, तो हमारे पास यूनिट क्या बचेगा, तो हमारे पास यूनिट बचेगा पास्कल। सो व्हेन वी सॉल्व इट आउट वी विल गेट the answer of 30.96 Pascal approximately. So what you will get exact answer, make a calculate. So by using the calculator 8.314 into 10 power 3 that is 1000 into 310 divide by 185,000 divide by 0.45. So we will get 30.959, so that is approximately 30.96 Pascal. So this much osmotic pressure that would exerted by the solutions when we prepared using a such polymer in 450 ml of water. So this is the simplest one, and we will have a next part on a next things. So आज के सेशन में हम लोगों ने रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या है और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन से इंटेक्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एबनॉर्मल मोलर मास वाले सेगमेंट्स पे जाएंगे, वो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसके बाद हम लोग पॉइंट ऑफ फैक्टर पे जाएंगे। सो तब तक आप प्रैक्टिस करिए और टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।